हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रॉकरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम 18 मार्च का द हिंदू एनालिसिस करने वाले हैं। एंड येस, लॉट ऑफ यू माइट बी कंसर्न्ड अबाउट द बैकलॉग एक बार सीयूटी का एग्जाम हो जाने दीजिए, उसके बाद आई विल डू द बैकलॉग, राइट। एंड दोज ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी पीजी, ठीक है, उनके लिए आई विल ट्राई टू कम अप विद द वीडियो मॉक टेस्ट के अंदर ही, जहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगी। इंडिया न्यूजीलैंड टू इंस्टीट्यूशनलाइज डिफेंस टाइज, ठीक है, तो डिफेंस टाइज हमारे बेटर हो रहे हैं। न्यूजीलैंड के साथ हमारा रिश्ता जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। और न्यूजीलैंड के जो लीडर है वो इंडिया आ रहे हैं। न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम हमें याद रखना है, क्योंकि इंडिया के रिलेशन कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो रहे हैं। क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है ना, लक्सन, ये नाम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद राजनाथ रेजेस एफएसजे इशू विद गबार्ड। नाउ सबसे पहले हु इज गबार्ड? सो गबार्ड इज यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, तुलसी गबार्ड, ठीक है। दो डिफेंस मिनिस्टर ने ये इशू ऑफ एसएफजे जो है वो उठाया। व्हाट इज एसएफजे? तो यहाँ पे लिखेंगे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया raises the issue of SFJ with USA. Now what is SFJ? ठीक है, SFJ is Sikhs for Justice. This is a Khalistani group, Khalistani separatist group. Now who are Khalistani? खालिस्तानी वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि आप सिख के लिए सेपरेट नेशन फॉर सेपरेट कंट्री फॉर सिख कम्युनिटी, आप सिख कम्युनिटी के लिए एक सेपरेट नेशन, सेपरेट कंट्री जो है वो बनाए, ये कह रहे हैं। तो एसएफजे इज हेडेड बाय हूम? इट इज हेडेड बाय गुरपतवंत सिंह पन्नून। गुरपतवंत सिंह पन्नून, राइट। नाउ ये यूएसए में रहते हैं, वहाँ से बात करते हैं कि सेपरेट करो। तो यूएसए के साथ इशू हुआ कि आप इनको या ऑर्गेनाइजेशन को जो है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करो, ठीक है ना। तो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर आस्क्ड यूएसए टू डिक्लेयर एसएफजे एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कि उनको क्या डिक्लेयर किया जाए? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर किया जाए, ठीक है ना। क्या डिक्लेयर किया जाए? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए, ठीक है। अब आगे चलेंगे। पुलिस टू क्रिएट शिष्टाचार स्क्वाड्स, कहाँ पे हो रहा है? ये दिल्ली में हो रहा है, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस विल लॉन्च, लिखेंगे दिल्ली पुलिस विल लॉन्च, दिल्ली पुलिस विल लॉन्च डेडिकेटेड स्क्वाड्स। क्या स्क्वाड्स है डेडिकेटेड? शिष्टाचार, शिष्टाचार, ठीक है ना। अब ये शिष्टाचार स्क्वाड्स क्या करेंगे? टू चेक सेक्सुअल हैरेसमेंट, टू चेक सेक्सुअल हैरेसमेंट, टू चेक सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। ये काम कौन कर रहा है? दिल्ली पुलिस कर रही है। शिष्टाचार स्क्वाड्स बनाए हैं, जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है वुमेन के साथ उसको चेक करने के लिए ये स्क्वाड्स बनाए गए हैं। ऐसे से कुछ ये स्क्वाड्स लगते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पे बनाए गए हैं? दिल्ली में बनाए गए हैं। पर्पस क्या है? ये दो क्वेश्चन आ सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि पावर में आते ही उन्होंने यमन पे अटैक करवाया। यमन पे क्यों अटैक कराया? क्यों? तो ये पहले समझ लीजिए। तो यमन में हुथीज जो है वो मिलिटेंट ग्रुप जो है वो रूल करता है यमन के अंदर। यमन कंट्री का नाम है, ठीक है ना। और हुथीज मिलिटेंट ग्रुप है, मतलब जो जो गवर्नमेंट के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है ना। और ईरान बैक्ड है, ये ईरान इनके साथ खड़ा है। हुथीज ने जब इसराइल हमास वॉर चल रही थी तब भी इन्होंने रेड सी में शिप्स पे अटैक किया है, और अभी ये दोबारा कह रहे थे कि हम रेड सी पे शिप्स पे अटैक करेंगे। इससे पहले कि ये अटैक करते, उनके ऊपर यूएसए ने अटैक कर दिया है।
तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। यही सारी स्टोरी इन्होंने बताई हुई है कि हुथीज जो है वो कैप्चर्ड सना इन 2014, डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट इसराइल इन 2023 इन सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियंस। ठीक है ना, जब इसराइल वॉर हुई तो इन्होंने कहा कि हम पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े हैं। ठीक है, तो रेड सी में अटैक हुआ, ये हमने जो कल लिखा है उतना ही है। बाकी सारी आगे पीछे की स्टोरी है जो मैंने सुना दी है आपको। वो कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी पूरे इंडिया में फैला हुआ है। ठीक है ना, और बड़ा ही गंदा है ये जो भी है। मुझे लगता है मुझे भी यही हो रखा है, इतना गंदा दर्द है गले के अंदर। इट फील्स लाइक टू सिट साइलेंटली फॉर द इंटायर डे। इट्स सो डिफिकल्ट फॉर मी, आई हैव टू फोर्स माई सेल्फ टू स्पीक। इतना दर्द होता है गले में। तो वो कह रहे हैं कि ये मतलब थोड़ा वायरस फैला हुआ है, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है। ठीक है, इंडिया हैज डेवलप्ड अ रियल टाइम सर्विलेंस ऑफ केस ऑफ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस एंड सिवियर एक्यूट। तो वो कह रहे हैं कि जब से कोविड-19 हुआ है ना, उसके बाद इंडिया नज़र रखता है कि भैया कैसा सा फीवर हो रहा है, इस बार फीवर में क्या फैल रहा है। ठीक है, उसके बाद इंडिया कॉन्टिन्यूज टू गेट क्लोजर टू तालिबान। तो देखो यार, अफगानिस्तान के अंदर अब ये ना पहले सिचुएशन समझ लो। ठीक है, तो अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई चल रही थी तालिबान के बीच में और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में। गवर्नमेंट के पीछे यूएसए था। तो यूएसए कहता पैकअप, हम यहाँ से पैकअप करना चाहते हैं। ठीक है, तो यूएस भैया तो चले गए, ये तो आउट ऑफ द गेम हो गए। गवर्नमेंट भी खत्म कर दी तालिबान ने। तालिबान टुक ओवर अफगानिस्तान। तालिबान को टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं। ठीक है ना, बट अब वो किसको रूल कर रहा है? अफगानिस्तान को रूल कर रहा है। अब इंडिया को क्या है, देखो पाकिस्तान बहुत ही खुश था जब तालिबान आ गई अफगानिस्तान में। इनफैक्ट जो लास्ट वाले स्टेजेस थे जहां पर अफगानिस्तान के अंदर कुछ कैप्चर करने थे, पाकिस्तान ने हेल्प करी है तालिबान की। बट इवेंचुअली अब क्या हुआ, अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान तो इनके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि अफगानिस्तान तहरीके पाकिस्तान नाम की, सॉरी तहरीके पाकिस्तान तो पॉलिटिकल पार्टी है, तालिबान पाकिस्तान आ गया है। मतलब तालिबान के अंदर भी एक तालिबान, पाकिस्तान में भी एक तालिबान है। ठीक है ना, और बलोच लिबरेशन ग्रुप पीएलओ जो है, ये सब जो है अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के अगेंस्ट टेररिज्म और ये सब फैला रहे हैं। तो पाकिस्तान की तो अब अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं बनती है। दूसरी साइड है चाइना। चाइना जो है वो अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल बिल्कुल बनाकर रख रहा है, क्योंकि उसको ट्रेड करना है, ये सब चीज़ें करना है। तो क्योंकि, और फिर आता है हमारा इंडिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली इंडिया भी क्यों पीछे रहे, तो क्योंकि चाइना जो है वो पहले ही सब चीज़ें अपनी दोस्ती यारी निभा चुका है। सबसे पहला नेशन बना जहाँ पर जाकर उसने दोस्ती निभाई। तो इंडिया को भी ये दोस्ती निभानी पड़ेगी, बिकॉज चाइना के साथ अगर ज़्यादा हो गया तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। चलो पाकिस्तान के साथ तो नहीं है, बट चाइना के साथ है, तो इसीलिए हमें इंडिया को भी करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर India continues to get closer to Taliban with reports that Prime Minister Narendra Modi will allow the regime in Afghanistan to appoint a new envoy for its embassy in New Delhi. ठीक है ना, रिपोर्ट्स से पीएम मोदी will allow Taliban in Afghanistan to appoint new envoy for its embassy in New Delhi. ठीक है ना, अब अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? फॉरेन मिनिस्टर इज आमिर खान। तो आमिर खान तो हमारे यहाँ पे भी याद हो जाएगा, आमिर खान मुताकी। ठीक है ना, मुताकी। अब यहाँ पर तालिबान जो है, इंडियाज रिलेशनशिप विद तालिबान हैज़ बीन, वो कह रहे हैं कि बढ़ ही रहा है। न्यू दिल्ली ओपन इट्स एम्बेसी इन काबुल इन जून 2022। न्यू दिल्ली मतलब इंडिया लिखेंगे, इंडिया ओपनड इट्स एम्बेसी in Kabul, that is capital of Afghanistan, in June 2022। तो यहाँ पर टेक ओवर जब हुआ तालिबान जब पावर में आई, उसके बाद मतलब हमने खोल दी थी बहुत जल्द अपनी एम्बेसी। अब जो वर्ल्ड ओवर है, वर्ल्ड में क्या कहा जा रहा है कि देखो ये वुमेन के साथ बहुत गलत
काम कर रहे हैं। अबिस्मल ट्रीटमेंट, मतलब बहुत वेरी बैड ट्रीटमेंट वुमेन के साथ हो रहा है वहाँ पर। उनको कॉलेज जाना अलाउड नहीं है, बैन कर दिया ब्यूटी पार्लर्स, वो घर से अकेले बाहर नहीं निकल सकते, बुर्का जो है वो हेड टू टो कंपलसरी है, उनकी घर से बाहर आवाज़ नहीं जा सकती। मतलब वुमेन के ऊपर बहुत बहुत चीज़ें करी हैं, दे आर वेरी बैड। बट यहाँ पर इंडिया को, ठीक है, वर्ल्ड का पड़ोसी नहीं है अफगानिस्तान, हमारा पड़ोसी है, तो वी हैव टू कंसिडर कि चाइना जो है बहुत क्लोज जा रहा है, तो इंडिया जो है पीछे नहीं रह सकता। तो इसलिए ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ रही हैं। China has already beaten India to Kabul, becoming the first country to accept the credentials of a Taliban envoy last year and funding several infrastructure projects. BRI Belt and Road Initiative में ये already BRI लेकर गया है। चाइना का BRI क्या है? It is a trade initiative basically. ट्रेड पहुंचाने के लिए अगर कहीं पे भी इसको इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करनी पड़ती है चाइना को, वो ये करता है। ठीक है, इंडिया कैन ऑल्सो गेट अ जंप इन राइवल पाकिस्तान विद इट फॉर्मरली वार्म रिलेशनशिप। पाकिस्तान और तालिबान का बहुत ही वार्म रिलेशन होता था, बट अब आइस कोल्ड हो गया, अब दुश्मनी हो गई इनकी। स्पेशली जो पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स जो बढ़ गए हैं, उससे पाकिस्तान जो है उसको यही लग रहा है कि तालिबान इन अटैक्स के पीछे है, तालिबान ही BLO को कर रहा है, जैसे अब ट्रेन हाईजैक हुआ था। अच्छा मुझे ये बताइए, ट्रेन हाईजैक कल का क्वेश्चन था ना, मैं देखती हूँ किसने आंसर किया है ट्रेन हाईजैक वाला क्वेश्चन। एक मिनट दो मुझे, लेट मी चेक। चलो ठीक है, तो अब आगे चलेंगे। वाई आर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नेसेसरी। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है और हमने बहुत सारी बातचीत इसके ऊपर करी है। अभी तक किसी ने आंसर नहीं किया। नो वन आंसर द क्वेश्चन। आई थिंक मुझे बीच में पूछना चाहिए। तो क्वेश्चन कल का ये था कि कौन सी ट्रेन हाईजैक हुई है पाकिस्तान की और किसने करी है। कौन सी ट्रेन हाईजैक हुई है, तो कमेंट कर देना इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए, अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है वो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया कि अगर आपको लग रहा है कि वोटर आईडी नंबर जो है वो सेम है और मतलब डुप्लीकेशन हो रही है, कि कोई न्यू दिल्ली वाला वेस्ट बंगाल में भी वोट कर पा रहा है, वेस्ट बंगाल वाला हरियाणा में भी कर पा रहा है, तो डुप्लीकेशन हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर एंड कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। तो ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आर्टिकल 324, ठीक है, आर्टिकल 324। तो आर्टिकल 324 क्या कहता है कि provides that superintendent's direction and control of the preparation of electoral rolls for and the conduct of all elections to parliament and state legislature shall be vested in EC। इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर होगी कि वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस करवाए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करने हैं। इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं? जो लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स हु कैन वोट इन एन एरिया। ठीक है ना, इलेक्टोरल रोल्स बनाने हैं। डायरेक्शन उनका देखना, सब कुछ। सॉरी फॉर द कॉफिंग, आई होप यू आर नॉट यूजिंग द हेडफोन्स और कान में लगा के नहीं सुन रहे हो, मतलब ऐसे ही सुन रहे हो डायरेक्ट। मतलब समझ आ गया होगा जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो आर्टिकल 324 बोलता है, तो 234 लिखेंगे हम, 3 और फिर हम 3 लिख के 24, 324 ऐसे याद कर लो। 24 घंटे होते हैं दिन में, ठीक है ना। उसके बाद और 3 बार हम खाना खाते हैं उन 24 घंटे में। कितने खाने वाले लोग हैं हम। द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इज गवर्न्ड बाय। अब प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स कौन करता है? क्योंकि इलेक्टोरल रोल्स में ही वो कह रहे हैं गड़बड़ी हो रही है कि डबल सेम वोटर आईडी नंबर हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स is governed by
representation of the People Act 1950। तो ये उसको गवर्न करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 को गवर्न करते हैं। द वोटिंग प्रोसेस हैज अंडरगॉन टेक्टोनिक चेंजेस सिंस द फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में। हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कब हुए थे? फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे 1952 में। 1952 में वो कहते हैं हर कैंडिडेट के लिए अलग अलग डब्बा रखते थे, सेपरेट बॉक्स वॉज प्लेस फॉर ईच कैंडिडेट। फिर एक ही डब्बा होने लग गया, और फिर हमने ईवीएम बैलेट पेपर यूज़ करा था हमने 1962 के अंदर। बैलेट पेपर क्या होता है? एक पेपर होता है जहाँ पर इंसान का नाम होगा, यहाँ पे एक डब्बा बना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो सिंबल है पार्टी का जिसको आप वोट करना चाहते हो, और यहाँ पर आपको स्टैंप लगानी है, ठीक है। मैंने लगाई है। हमारे टाइम पे मतलब कूल सीन होता था, छोटे छोटे बच्चों को जाने देते थे, तो हमारे माँ बाप की जगह हम ही वोट करते थे। बट हाँ, जहाँ वो कहते थे वहाँ वोट करते थे, उनकी राइट टू वोट नहीं खराब करिए, बट हाँ स्टैंप लगाने में बहुत मज़ा आता था, ठीक है। 1962 बैलेट पेपर्स was introduced subsequently since 2004 general elections to Lok Sabha electronic voting machine have been used in all constituencies, ठीक है ना। अब यहाँ पे फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुआ 1952 में हुआ, बैलेट पेपर हमने यूज़ किया। थर्ड इलेक्शन से बैलेट पेपर यूज़ किया हमने 1962 से। उससे पहले अलग अलग बॉक्सेस होते थे हर कैंडिडेट के लिए, अब एक ही बॉक्स होता था, बट एक पेपर होता था, उसके ऊपर सभी कैंडिडेट्स के नाम होते थे, और आपको जिसको वोट करना है आप उसके ऊपर स्टैंप लगा देते थे। ये करने लगे, ठीक है। उसके बाद 2004 के अंदर ईवीएम जनरल इलेक्शंस टू लोकसभा किससे होने लगे? ईवीएम से होने लगे। हम मशीन ले आए, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ठीक है ना, मशीन्स ले आए। और 2019 से इन वोटिंग मशीन पे जब आप बटन दबाते हैं तो साथ में एक प्रिंटर भी लगा होता है। ईवीएम्स बैक्ड बाय 100% किससे? वीवीपैट स्लिप से। किससे बैक्ड है? वीवीपैट स्लिप से। नाउ व्हाट इज वीवीपैट स्लिप्स? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है ना। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, तो ये है, ठीक है। आर्टिकल 324 प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स कैसे गवर्न होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कौन सी ईयर का है? 1950। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शंस हमारे यहाँ पे कब हुए? 1952 में। बैलेट पेपर यूज़ किया हमने 1962 में। 2004 में ईवीएम यूज़ की रही। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम के साथ साथ हमने वीवीपैट 2019 में यूज़ करना स्टार्ट किया। वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसके अंदर क्या होता है? ये ईवीएम है, यहाँ पर एक प्रिंटर वाला मशीन लगा होता है, आप वोट डालोगे, प्रिंट निकलेगा, ठीक है ना। तो आपको वेरीफाई हो जाता है कि जिसको वोट डाला है उसी को ही डला है, ठीक है। पाई डे भी होता है, आपको पता है पाई डे? पाई डे जिसको मैथ्स अच्छा लगता है उसको पता होना चाहिए। पाई डे कब होता है? 14 मार्च को पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं मैथमेटिक्स के जो एंथुजियास्टिक्स है अराउंड द वर्ल्ड वो सेलिब्रेट करते हैं इसको। द डे वॉज चोजन बिकॉज इट कैन बी रिटर्न 3/14। डे वॉज चोजन because it can be written, क्या लिख सकते हैं? 3/14, ठीक है। द फर्स्ट 3 डिजिट्स ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर विद मेनी प्रैक्टिकल यूजेस, ठीक है। तो इसको किसने 12 डेट्स टू पाई डे कब हुआ? 1988 में, जब फिजिसिस्ट लैरी शॉन ने बिगैन सेलिब्रेशंस, ठीक है ना। तो 14 मार्च को बेटा पाई डे होता है। कौन सा डे होता है? पाई डे। और इसी 23 मार्च को लॉगिरी डे होता है। कौन सा डे होता है बेटा? लॉगिरी डे, यस। हैप्पी बर्थडे आने वाला है एजुगिरी का भी और लॉगिरी का भी, दोनों का बर्थडे, ठीक है। तो विश कर देना, बहुत खुशी होगी मुझे। इंडिया रिकॉर्डेड इट्स वार्मेस्ट फेब्रवरी इन 124 ईयर्स। तो यार फेब्रवरी बहुत गर्म हो रहा है, पिछले साल भी गर्म था, तो हम सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से, ठीक है ना, वीट हार्वेस्ट, ठीक है ना, वीट हार्वेस्ट में भी इफेक्ट हो रहा है। वीट हार्वेस्ट एंड हीट,
ठीक है ना। अब जो वीट है उसका सोइंग पीरियड कब होता है? वीट यूजुअली सोन इन, वीट इज सोन बिटवीन, मतलब बीज कब लगाते हैं हम? अक्टूबर एंड दिसंबर के बीच में, अक्टूबर एंड दिसंबर। हार्वेस्ट मतलब उसको काटा कब जाता है? हार्वेस्ट बैसाखी आती है अप्रैल में, तब। बट अब देखो गर्मी हो जाएगी तो अभी हार्वेस्ट हो जाएगी, तो हार्वेस्टिंग का सीजन भी चेंज हो रहा है। और हार्वेस्टेड बिटवीन फेब एंड अप्रैल, ठीक है ना। फेब एंड अप्रैल इन द रबी क्रॉप सीजन। ये कब उगाई जाती है? रबी क्रॉप सीजन में उगाई जाती है। ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सोन कब होती है? ये अब क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन एसएसटी में आपने पढ़ा होगा कि भाई वीट कब लगाते हैं? अक्टूबर और दिसंबर के बीच में। हार्वेस्ट मतलब उसको कट कब करते हैं? फेब एंड अप्रैल के बीच में, राइट। और ये रबी क्रॉप सीजन है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है हाई टेम्परेचर की वजह से अर्ली फ्लावरिंग हो रही है, फास्टर राइपनिंग हो रही है, शॉर्टनिंग द ग्रेन फिलिंग पीरियड। प्रॉब्लम क्या आ रही है? ठीक है ना, हाई टेम्परेचर की वजह से क्या प्रॉब्लम आवे छू? ये आवे छू कि भैया ग्रेन के अंदर इतना ग्रेन नहीं है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? हायर टेम्परेचर्स, हायर टेम्परेचर्स cause early cause early flowering and faster ripening, shortening the grain filling, the grain filling period। तो ग्रेन को जो भरने का पीरियड है वो शॉर्ट हो गया, ग्रेन फिलिंग पीरियड इज शॉर्टन। तो जो फ्लावरिंग है, फास्टर राइपनिंग, तो क्या हो गया? देखो जो फ्लावरिंग है वो जल्दी हो रही है, सब कुछ जल्दी 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 हो रहा है क्योंकि हीट बढ़ गई है। हीट जल्द, पहले ठंड होती थी, उसको टाइम मिलता था ग्रेन को भरने का, तो ग्रेन बहुत सुखड़ू सा हो रहा है, लाइटर ग्रेन्स हो रहे हैं, ठीक है ना। रिजल्ट्स इन लाइटर ग्रेन, ठीक है ना। लाइटर ग्रेन की वजह से रिड्यूसिंग टोटल वीट आउटपुट, रिड्यूसिंग टोटल वीट आउटपुट, वीट की जो आउटपुट है वो कम हो रही है भाई जी, वीट की जो आउटपुट है वो कम हो रही है, ठीक है ना। एक्सट्रीम हीट की वजह से वीट टू डेवलप हायर प्रोटीन कंटेंट बट लोअर स्टार्च, मेकिंग द ग्रेन हार्डर एंड अफेक्टिंग मिलिंग क्वालिटी। तो ये सब चीजें हो रही हैं हायर टेम्परेचर की वजह से। लो क्रॉप यील्ड ऑल्सो टेंस टू मेक फार्मर्स जो है वो डेस्परेटली फर्टिलाइजर्स, फंगीसाइड्स यूज कर रहे हैं कि भैया ग्रेन जो है वो भर जाए जैसे तैसे। तो ये वीट का इशू है। आईओसी बोर्ड अप्रूव्स बॉक्सिंग इंक्लूजन। तो जो ओलंपिक्स है, बॉक्सिंग इंक्लूडेड इन 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, ठीक है ना। तो 2028 में सबसे पहले ओलंपिक्स कहाँ पे हो रही है? लॉस एंजलिस एलए में हो रही है, ठीक है। बॉक्सिंग जो है इंक्लूड कर दिया उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे लॉस एंजल्स ओलंपिक आफ्टर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो यहाँ पर आईओसी अप्रूव्ड। अब आईओसी के अंदर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईओसी? आईओसी इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है ना। प्रूव इट्स इंक्लूजन अहेड ऑफ इट्स 144th सेशन। अब इसके चेयरपर्सन हेड कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बैच। प्रेसिडेंट कौन है इसके? थॉमस बैच इज द प्रेसिडेंट, थॉमस बैच, ठीक है। रेटिफाई द एग्जीक्यूटिव बोर्ड इंक्लूजन बॉक्सिंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन इनिशियल प्रोग्राम में नहीं इंक्लूड हुई थी, ठीक है। बट अब जो है बॉक्सिंग वो इंक्लूड हो गया। अब हमें क्या चीजें पता चल रही है यहाँ से? 2028 में ओलंपिक्स है। कहाँ पे ओलंपिक्स? लॉस एंजलिस में है। बॉक्सिंग भी वहाँ पे एक स्पोर्ट होगी, इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि इंडिया के बहुत सारे मेडल्स आते हैं बॉक्सिंग में। आईओसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बैच। हर जगह से क्वेश्चन बन सकता है। ट्रम्प लेटर सीकिंग न्यूक्लियर डील मिरर्स हिज रिमार्क सेज ईरान। तो अब यहाँ पे ट्रम्प जो है वो न्यूक्लियर डील करना चाह रहे हैं, किसके साथ? ईरान के साथ। अब ईरान के साथ क्या डील करना चाहते हैं? देखो यार, ईरान के ऊपर सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, ईरान और यूएसए का क्या रिलेशन है, ठीक है। जो ईरान है, ठीक है, वो न्यूक्लियर होना चाहता है। अब ईरान किसका एनिमी है? ईरान के एनिमी कौन कौन है? इजराइल और यूएसए की बिल्कुल नहीं बनती ईरान के साथ, यूरोपियन नेशंस की भी नहीं बनती, ठीक है।
अब न्यूक्लियर होना चाहता है, अगर ये न्यूक्लियर हो जाता है किसको खतरा है? यूएस से, इसराइल को सबसे ज्यादा खतरा है। अब ये न्यूक्लियर होना चाह रहा है, अब यूएस से इसको रोकने के लिए कि ये न्यूक्लियर ना हो तो क्या कर रहा है यूएसए? सैंक्शंस लगा रहा है। सैंक्शंस मतलब रोक टोक कर रहा है कि ट्रेड मत करो, इससे ऑयल मत खरीदो। ये यूएसए ने ईरान के ऊपर किया हुआ है ताकि इकोनॉमिकली ये ज्यादा स्ट्रांग ना हो, क्योंकि इकोनॉमिकली पैसा तो चाहिए होता है न्यूक्लियर होने के लिए। तो अब ये कह रहे हैं चलो हम बातचीत करते हैं। पहले भी ईरान और यूएसए की और अदर ग्रेटर पावर्स की डील हुई थी, ट्रंप ने उसमें से विड्रॉ कर लिया था। ये वाले पार्ट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं अपने नोट्स में। तो अभी देखते हैं अगर इनकी बातचीत होती है तो फिर हम उस चीज के नोट्स बनाएंगे। ट्रंप अटेम्प्ट्स टू अवॉइड सम बाइडन पार्डन्स। तो जो माफिया देके गए थे बाइडन जी, ठीक है, जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे, वो जो है डोनाल्ड ट्रंप उसको वॉइड कर रहे हैं। ठीक है, ट्रंप अटेम्प्ट्स टू वॉइड, ट्रंप लिखेंगे अटेम्प्ट्स टू वॉइड सम बाइडन पार्डन्स। जो बाइडन ने माफिया दी है वो वॉइड जो है, अटेम्प्ट टू खत्म करने की कोशिश करिए। कौन कौन सी माफिया? विच डिक्लेयर्ड वॉइड इंक्लूडेड दोज ऑफ मेंबर्स ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन, ठीक है ना, किसकी वॉइड करिए? मेंबर्स ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स investigating 6 Jan 2020 attack on US Capitol by a mob of Trump supporters। अब यहाँ पर क्या हुआ था बेसिकली देखो, जो ट्रम्प के तो 2020 जो इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, 2019 के अंदर वो ट्रम्प हार गए थे। 2020 में जब हुआ कि हाँ चलो वो हार गए हैं, तो उनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने वॉशिंगटन में मॉब प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी कि इलेक्शंस गलत हैं। अब जो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमेटी बनी थी, उनके मेंबर्स को कि जो पनिशमेंट माफ करके गए थे बाइडेन की, कोई एक्शन नहीं होगा इनके ऊपर, वो उन्होंने वॉइड कर दी है। ठीक है, अदर पार्डन बाय मिस्टर बाइडेन जस्ट बिफोर द ही स्टेप डाउन एज प्रेसिडेंट इंक्लूडेड एंथनी फॉसी हु लेड द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्स टू, ठीक है ना। और कौन था? एंथनी फॉसी। ये एंथनी फॉसी ने क्या किया था? एंथनी फॉसी लेड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशंस response to COVID-19, ठीक है ना। एंड मार्क मिली, ठीक है ना, ये दोनों मिलकर इन्होंने कोविड-19 का रिस्पॉन्स डिसाइड किया था जब बाइडेन पावर में आ गए थे। ठीक है, द पार्डन्स दैट द स्लीपी जो बाइडेन गेव टू द अनसेलेक्ट कमिटी ऑफ पॉलिटिकल थिंग्स एंड मेनी अदर्स आर हेयर बाय वॉइड वैकेंट बिकॉज ऑफ, ठीक है, वो कर दिया। कमिटी इंक्लूडेड, अब इसके अंदर सिलेक्ट कमिटी जो ये वाली कमिटी थी जो अटैक वाली, उसके अंदर कौन कौन थे? लिज चेनी, ठीक है, फॉर्मर यूएस वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी की डॉटर है वो, ठीक है, ये सब इंक्लूड थे। तो इनकी जो माफिया है वो वॉइड कर दी। इंस्टेड पार्डन किसको दिया है? डोनाल्ड ट्रंप ने पार्डन मतलब माफी उनको दी है जो सपोर्टर्स थे डोनाल्ड ट्रंप के और जिन्होंने ये अटैक किया था। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी पार्डन माफ नहीं करी, ठीक है, बट जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में पार्ट लिया था उनको पार्डन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, Philippine Senate launching probe into ex-president Duterte's arrest. The Philippine Senate will probe, that is investigate. अब यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है? जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि 30,000 लोगों को जी आपने मार दिया। तो अब फिलीपींस वाले भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। SC to examine petition on CAG appointment process. Supreme Court decided to examine case on CAG appointment process। तो CAG appointment process पे करेंगे। now what is CAG? Controller and Auditor General, Controller and Auditor General of India। ठीक है ना, अब ये क्या करते हैं? फाइनेंस का पूरा देखते हैं। ठीक है ना, फाइनेंस का देखते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होनी चाहिए, वो कह रहे हैं। अभी क्या है? सेंटर अपॉइंटेड बाय
अपॉइंटेड बाय सेंटर थ्रू प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट की बात कहाँ पे रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर बात हो रखी है अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी की, आर्टिकल 148 किसके बारे में बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी। डिमांड क्या कर रहे हैं कि आप जो अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, डिमांड कह रहे हैं कि नॉन पार्टिसन इलेक्शन कमेटी होनी चाहिए दैट इंक्लूड्स पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। डिमांड क्या है कि डिमांड कौन सी कमेटी होनी चाहिए, कमेटी कौन सी होनी चाहिए, पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये अपॉइंट करें, डिमांड इन द केस। ठीक है ना, अभी कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। आर्टिकल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट 148। ठीक है, फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फाइनेंशियल, सारा फाइनेंशियल जो है, फाइनेंशियल वॉचडॉग और वॉचडॉग ओवर फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर एंड अकाउंटेबिलिटी, वॉचडॉग ओवर, यहाँ पे लिख लेते हैं, वॉचडॉग ओवर फाइनेंशियल expenditure and accountability of union and state government। ठीक है, 10 years after ban legal coal mining begins in मेघालय। तो मेघालय में कोल बैन कर दिया था माइनिंग, क्योंकि रैट होल माइनिंग हो रही थी। रैट होल माइनिंग में छोटा सा होल होता है, उसमें इंसान को घुसा दिया जाता है, बहुत ही डेंजरस होता है। थोड़े दिन पहले ही असम में लोग फंस भी गए थे, तो ये बैन कर दी थी एनजीटी ने। बट अब 10 साल बाद मेघालय ने इनिशिएट किया है, मेघालय गवर्नमेंट लिखेंगे, मेघालय गवर्नमेंट initiated legal coal mining। ठीक है, लीगल कोल माइनिंग आफ्टर 10 years, 10 सालों के बाद ये माइनिंग है, MINING। ठीक है, तो एनजीटी ने बैन किया था 2014 ने, एनजीटी बैंड रैट होल माइनिंग इन 2014। एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने केसेस होते हैं वो सुनता है स्पेसिफिकली। ठीक है, तो एनजीटी ने बैन कर दिया था, तो अब दोबारा से स्टार्ट हुई है यहाँ पर। ठीक है, सीएम इनॉग्रेटेड फर्स्ट साइंटिफिक कोल माइनिंग block at Saringakham A in East Jantia Hills district. Blocks cleared by coal ministry are the other two blocks cleared by coal ministry are Lumiakhi and Vasarang। तो यहाँ पर लीगली कोल जो है वो निकाला जाएगा। रैट होल माइनिंग जो है वो बंद हो गई थी, अब लीगली जो इनका कोल जो इन्होंने खोला है वो कौन सा है, सारिंगखाम ए। ठीक है, मेघालय में स्टार्ट हो गई दोबारा से। बार काउंसिल फ्लैग्स राइज इन मिस इन्फॉर्मेशन ऑन क्रिटिकल लीगल इश्यूज। तो वो कह रहे हैं कि जो लीगल इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग, इवन लॉयर्स भी नहीं है बट जो लॉयर्स भी हैं वो जो हैं बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझ लो, लीगल इन्फ्लुएंसर्स। देखो वो कह रहे हैं कि जो एडवोकेट्स हैं, ठीक है ना, वो और जो नॉन एडवोकेट्स हैं और जो लीगल न्यूज़ के बारे में कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा मिल करके मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। ठीक है ना, डिफरेंट लॉज के बारे में, जजमेंट्स के बारे में। ठीक है, ये एक चीज़ है। उसके बाद दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि एडवोकेट्स इस चीज़ को एज एन एडवर्टीजमेंट यूज़ कर रहे हैं, एंड जो एडवोकेट्स होते हैं दे कैन नॉट एडवर्टाइज, दे आर नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज। लॉयर्स जो हैं वो एडवर्टाइज नहीं कर सकते। ठीक है, लॉयर्स कैन नॉट एडवर्टाइज। तो लॉयर्स कैन नॉट एडवर्टाइज, ये लिख लीजिए, क्योंकि ये क्या करता है, इट वायलेट रूल 36 चैप्टर 2 पार्ट 6 ऑफ बीसीआई रूल्स। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि बीसीआई दैट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एडवोकेट्स की माँ बाप है। ठीक है ना, यही देखती है सब कुछ एडवोकेट्स का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये फुल फॉर्म पूछ सकते हैं।
ये याद करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, बस लिखवा रही हूँ कि लॉयर्स कैन नॉट एडवर्टाइज, और वो कह रहे हैं कि अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो ये गलत है, हम आपको वार्निंग करते हैं, देते हैं कि आप ये बंद कर दीजिए। चाइना वेलकम मोदीज कमेंट्स पॉइंट्स 2000 ईयर हिस्ट्री ऑफ टाइज। तो कल हमने पढ़ा था कि जो मोदी जी हैं वो एक यूएसए के पॉडकास्टर के पास गए थे, ठीक है ना, और वहाँ पर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान तो बहुत ही बेकार है, हमने बहुत कोशिश करी पाकिस्तान से अपने रिलेशंस ठीक करने की, बट पाकिस्तान इंटरेस्टेड ही नहीं है। उसने हमेशा जब भी हमने रिलेशन ठीक करने की कोशिश करी है उसने हमारे ऊपर अटैक किया है, तो हम पाकिस्तान के साथ अब कुछ नहीं करना चाहते हैं, बातचीत बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। बट वो कहते हैं इससे अच्छा तो चाइना ही है, ठीक है, हमारे डिफरेंसेस भी होते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम पड़ोसी देश हैं, वी आर नेबरिंग कंट्रीज, डिफरेंसेस होना बहुत ही आम बात है। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट चाइना जो उन्होंने बोला वो ये है कि चाइना जो है वो बात भी कर लेता है, और बातचीत करके हमने बहुत जगह पे अपने डिसंगेजमेंट्स करे हैं। तो चाइना इसी बात पे बोलता कि हाँ हमारा 2000 साल पुराना रिलेशन है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और उन्होंने ये भी कहा इट इज़ द ओनली राइट choice for China and India to be partners who contribute to each other's success and to realize the dance of the dragon and elephant. चाइना क्या कहते हैं? चाइना says that China and India need to be China and India to be partners, ठीक है, who contribute to each other's सक्सेस, ठीक है ना, वो कह रहे सक्सेस में करेंगे, एंड टू रियलाइज द डांस ऑफ ड्रैगन एंड एलिफेंट। अब ये ड्रैगन और एलिफेंट देखो यार, चाइना में जब भी सेलिब्रेशन होते हैं तो ये लोग, इनका ड्रैगन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ड्रैगन, ठीक है ना, ड्रैगन एंड एलिफेंट का डांस करें। एलिफेंट में यहाँ पर किसको रेफर कर रहे हैं? रेफरिंग टू इंडिया। तो वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो एलिफेंट है, चाइना जो है वो ड्रैगन है, और हम साथ में नाचें और एक दूसरे की सक्सेस में कंट्रीब्यूट करें, ये चाइना ने बोला है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि भैया ड्रैगन एलिफेंट वाला किसने बोला था? चाइना ने बोला था। इसमें ड्रैगन कौन है, एलिफेंट कौन है? तो ये मैंने आपको बता दिया है। सो गाइज दैट वाज फॉर टुडे। loggery.in पर आप जा सकते हो, वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। CUT PG के अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है, ये आपको मॉक टेस्ट के साथ ही मिल रही है। CUT PG के अंदर PYQB 2024 का मैंने ऐड करवा दिया है, और कंप्यूटर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का भी PDF डलवा दिया है, तो वो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको इनर सर्कल कॉल के अंदर मिल जाती हैं जो वहाँ पर है, ठीक है। और मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको ऑब्वियसली जून से लेकर के मार्च तक का मैंने बोला था, मार्च के भी MCQs वहाँ पर इंपॉर्टेंट कवर होंगे आने वाले दिनों में। बाकी सारे मॉक टेस्ट है MSCT 3 years 5 years, पंजाब यूनिवर्सिटी 3 years 5 years, CUT UG का मॉक टेस्ट है, AMU जामिया का मॉक टेस्ट है, TS लॉ CET इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, एंड इवन NLSAT का मॉक टेस्ट, और CUT LLM का भी मॉक टेस्ट हमने लॉन्च कर दिया था, एंड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का भी। तो ये सारे मॉक टेस्ट हैं। करंट अफेयर्स का मटेरियल भी अवेलेबल है, Jan 2024 से लेकर के जनवरी 2025 तक सारे वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट हैं। फेब्रुअरी के MCQs का आप देखेंगे आज और टेस्ट ऐड हो जाएंगे, तो वो ज़रूर सॉल्व कर लेना, और बहुत जल्द मार्च के MCQs भी ऐड हो जाएंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो यही है कि जो ट्रेन हाईजैक हुई पाकिस्तान में उसका नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डू टेल मी इन द कमेंट्स आपको सेशन कैसा लगा, ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड ऑल्सो recommend our channel to other students. Bye bye and take care.